ओम। ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सोमनाथ, भोलेनाथ, चंद्रदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य के प्रस्तुत 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं और दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जाए। आप सभी शुभेच्छुओं दर्शकों से के अनुरोध पर दैनिक पंचांग के पहले भाग का लघु रूप हम नित्य प्रस्तुत करते आ रहे हैं और वो अलग से यूट्यूब पर उपलब्ध रखते हैं। तो चलिए पंचांग की तरफ। दैनिक पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग के जीवन में आम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और उसे अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सब इसके माध्यम। तो चलिए पंचांग के तरफ। पंचांग की सूची इस प्रकार है। दैनिक पंचांग 5 भागों में प्रस्तुत है। पहले भाग में पंचांग और मुहूर्त तथा ग्रहों के गोचर, पंचांग और मुहूर्त को ही लेकर लघु पंचांग बनाया गया है, जो अलग से प्रस्तुत होता रहा है और यह आपके सुझाव के अनुरूप। दूसरा भाग जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज होते हैं उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, जो जिसे तारा बल कहते हैं, और यह 9 तारा चक्र पर घटी पर आधारित है। इस पर अलग वीडियो भी प्रस्तुत है, जो कि हम विस्तार से चर्चा करेंगे उस भाग। तीसरा भाग चंद्रमा जिस राशि में है और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है और आज जन्म कुंडली चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है, चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है और यह बहुत ही कारगर उपयोगी होता है, इसलिए इसको अलग से प्रस्तुत किया गया है और इसके अलग से पोस्टिंग भी यूट्यूब पर हमारे प्रस्तुति भी उपलब्ध। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, इसका अंग्रेजी भाग भी हम अलग से प्रस्तुत करते हैं। चलिए हम पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग के पहले भाग पर आपको ले चलते हैं। तो आज की का दिनांक 14 जुलाई 2025, श्रवण कृष्ण पक्ष 1947, काका संवत 1947, विश्वसु विक्रम संवत 2082, कलायुग और कलयुग का 5,000। सूर्योदय 5:07 पर, सूर्यास्त 6:43 पर, सनराइज एट 5:07 AM, सनसेट एट 43 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुरू करें।
पंचांग के पांचों अंक: वार सोमवार, तिथि देर रात्रि 11:59 तक चतुर्थी, उसके बाद चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 6:49 तक धनिष्ठा, उसके बाद योग अपराह्न 4:14 तक आयुष्मान, उसके बाद सौभाग्य। करण अपराह्न 12:38 तक भव, उसके पश्चात देर रात्रि 11:59 तक बालव और तब गौलव। तो ये है पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में सावन मास का सोमवार भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ आज शुभ दिन में, इस सोमवार में, सावन के प्रथम सोमवार में कहाँ पर विराजमान और कैसे फल दे रहे हैं। तो आज का शिव पक्ष का जो उपवास है, कृष्ण पक्ष चतुर्थी तक कैलाश पर्वत पर है, जो सुखद है। उसके बाद वृषारूढ़ पर नंदी पर सवार है, जो अभिष्ट स्थिति के लिए शुभ। यानी आज दो सभी स्थिति में भोलेनाथ की कृपा सावन के पहले मास में भी, और भोलेनाथ की कृपा सभी को। चलिए, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:22 तक। अमृतकाल देर रात्रि 11:21 से 0:55 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:06 तक। गोधूलि विलय संध्या 6:42 से 7:03 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सर्वश्रेष्ठ अशुभ राहु काल प्रातः 6:49 से 8 बजे। राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर हमारे यूट्यूब में जरूर पोस्ट करें और उसके अनुसार ही अपना सप्ताह का जो कार्यक्रम है बनाएं, ताकि आपके कार्यक्रम में जो अशुभता बिल्कुल ही नहीं हो और शुभता ही शुभता हो, राहु काल की छाया भी न पड़े। चलिए, गुलिक काल अपराह्न 1:37 से 3:19 तक। अपराह्न 3:19 तक गुलिक काल। यमगान दिन के 10:13 से 11:55 तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 1:54 से 3:28 तक। और पंचक 5:07 सुबह से कल 5:08 तक, यानी सूर्योदय से कल के सूर्योदय, जिसे अहोरात्रि को। आज का पंचक। तो ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। ग्रहों की आकाशीय स्थिति स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे का। सूर्यदेव वृद्धावस्था में, लगभग अगली राशि में भ्रमण करने के लिए तैयार। चंद्रदेव कुंभ राशि में आ चुके हैं और शनिदेव वक्री कल से हो चुके। इस प्रकार यदि कहा जाए तो अंश के अनुसार मंगल देव, चंद्रदेव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव मजबूत स्थिति में है, शक्तिशाली है। सूर्य देव कमजोर है, राहु देव और केतु देव कमजोर। राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1। और वही नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह। अपनी राशि में बुधदेव है, अपनी राशि में शुक्र देव है और अपने ही नक्षत्र में क्रमशः बुधदेव और शनि देव। इस प्रकार केतु देव स्वतंत्र नक्षत्र है, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। बृहस्पति देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिसमें एक ग्रह से ज्यादा ग्रह, यानी केतु देव के ग्रह में कोई नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में बृहस्पति देव केतु देव को छोड़कर एक एक ग्रह।
बृहस्पति और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। सूर्य की राशि में, शनि की राशि में और बुध की राशि में दो दो ग्रह हैं। मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति के अंत में हम जुलाई मास के साप्ताहिक कैलेंडर को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। 16 जुलाई को संध्या 5:40 पर सूर्य देव बुध की राशि मिथुन राशि से कर्क राशि चंद्रदेव की राशि। बुधदेव 19 जुलाई से अस्त हो रहे हैं, शनिदेव बर्फरी हो चुके हैं, बुधदेव 18 जुलाई से। इस प्रकार ग्रहों की ये आकाशीय स्थिति जुलाई मास के आपके लिए। हम आगे चलकर देखते हैं, चलते हैं आपको दूसरे भाग में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र उसका आपस में ताल मिलकर यह देखते हैं कि आज का दिन कैसा। चंद्रमा आज के परिप्रेक्ष्य में है, इसलिए इसे तारा बल कहते हैं। लेकिन यह सिद्धांत नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और यह नौ तारा चक्र पद्धति बहुत ही उपयोगी, इसलिए इसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जो भी यदि व्यक्ति परेशान है, जो थोड़ा बहुत जन्म कुंडली के बारे में जानते हैं, उन सभी के लिए हर व्यक्ति अगर इसको समझने का कोशिश करे तो वह अपनी आने वाली जो चैलेंजेस है, जो परेशानियां हैं, वो आगे जा पूर्व में बिना ज्योतिषी के संपर्क से वह जान सकते। तो हम संक्षेप में बताएंगे, हम आपके लिए हम विस्तार से अलग से प्रस्तुति कर चुके, जो कि आपके सुझाव के अनुरूप मूल प्रस्तुति है और फिर उसका एक एडिशन है, उसका एक अलग से फिर प्रस्तुति किया है जिसमें प्रैक्टिकल वीडियो हमने डाला है कि कैसे करना चाहिए। नवतारा चक्र पद्धति, नवतारा चक्र पद्धति और ताराबलम का सिद्धांत बयान कर रही है कि बेसिकली ताराबलम सिद्धांत नवतारा चक्र पद पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति अपने आप में ही महान है, अपने आप में ही काफी उपयोगी है और दोनों इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रह अपना फल नहीं देते, ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, यानी नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। इसलिए हमने उस कुंडली को डाला है, नवतारा चक्र पद्धति पर पोस्टिंग की है और यह इसमें हमने कुछ कुंडलियों का भी अध्ययन किया है। विशेषताएं तो बताया ही है, कुछ कुंडलियों को भी प्रस्तुत किया है जिसमें प्रमुख रूप से भगवान राम, माँ जानकी सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली भी डाली है, जिनके आपस में संबंध जग जाहिर है, इतिहास में के पन्नों में भी है और हम भी जानते, बच्चा बच्चा जानता है। तो और नवतारा चक्र पद्धति पर हम यह देखते हैं कि कैसे यह प्रतीक फल देता, तो आप भी जरूर देखें। संक्षेप में हम बताते हैं कि यह जन्म कुंडली में आपका आने वाला दशा महादशा का फल बताता है, कौन सा शुभ समय है, कौन सा अशुभ समय है, जब जिससे आप यह शुभ समय में शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, अशुभ समय में परेशानियों से बचने के लिए, परेशानियों की इंटेंसिटी को कम करने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, जिससे आपका मनोबल बढ़ता है और बीमारियां कम होती है और परेशानी आप आसानी से झेल लेते। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में ग्रह रहते हुए भी नवतारा चक्र पद्धति पर अगर देखते हैं कि यह हमारे लिए ग्रह अनुकूल नहीं है, तो फिर महादशा का फल जो होता है उस समय आप खुद ही जान लेते हैं कि कैसे फल होंगे और अच्छी स्थिति में होते हुए भी ग्रह अच्छा फल नहीं दे सकते। जीवन में हम बहुत लोगों से संपर्क में आते हैं और बहुत से, चाहे वो जन्म के बाद से ही और मृत्यु तक, विभिन्न लोगों से संपर्क में आते हैं और कौन से लोग हमारे लिए शुभ फलदायी है, कौन से अशुभ फलदायी है, यह हम बिल्कुल जान सकते हैं। और वह जानने की विधि है, आप अपना जन्म नक्षत्र और उनके जन्म नक्षत्र के जो ग्रह है, शासक ग्रह,
उनका तालमेल करके नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार देखें। जन्म कुंडली मिलान दो दिलों के मिलन में या कहें वैवाहिक जोड़ी की कुंडली बनाने में, कुंडली का मैच करने में भी नवतारा चक्र पद्धति अहम भूमिका अदा करती है। तो ये रहे हमारे नवतारा चक्र पद्धति पर छोटा सा एक प्रस्तुति। विस्तार से हम नवतारा चक्र पद्धति पर बता चुके हैं और कुछ हमें उदाहरण सब देकर यहाँ बताने की कोशिश करें। तो नवतारा तारा बलन का इस तरह से चार्ट आपका बनता है, यह आप विभिन्न उपायों के लिए भी कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर के परिप्रेक्ष्य में हम बताए हैं कि चंद्रमा का गोचर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उसे तारा बलन है। इसमें जो ऊपर के कॉलम है, पहला तारा बलन के बगल में जो अश्विनी माघा मूला भरणी सीधा जो लिखा हुआ पहला जो रो है तारा बलन के रो में, यह चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह बताता है। और बाएं साइड में जो तारा बलन के नीचे है वह जन्म कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में है वह वहां पर उसका नाम, और दोनों का मिलान होता है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है कॉलम और रो को मिलाते हैं तब फल। ग्रहों के नक्षत्र होते हैं और ग्रह अपने हिसाब से नहीं काम करते, नक्षत्रों के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं। इसलिए प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व देने हेतु एक विधि अपनाई गई और वह विधि में सभी 27 नक्षत्रों को 9-9 भागों में बांटा गया। पहले से 9 भाग को पहले भाग में रखा गया। दूसरा भाग जो हुआ 10वां से 18वां नक्षत्र का और तीसरा भाग 19वां से 27वां नक्षत्र। इस प्रकार 3 समूह बने। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। एक तो पहला ग्रह बने, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चंद्रमा, चौथा, 5वां मंगल, 6ठा राहु, 7वां बृहस्पति, 8वां शनि और 9वां बुध। ग्रहों को इस तरह से महादशा में रखने के बाद प्रत्येक पहले ग्रह प्रत्येक समूह में से यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व पहले ग्रह को दिया गया यानी केतु देव को दिया। दूसरा समूह जो बना दूसरे ग्रह को मिला यानी दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र हुए उनका स्वामित्व शुक्र को मिला, और इसी क्रम में चलते हुए 9, 18वां 27वां नक्षत्र बुध देव को मिला, और इस तरह से सभी नक्षत्रों के पास स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दे दिया। यह जो क्रिया अपनाई गई उससे सटीक फल निकलते हैं। अब फल कैसे देखे जाते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, यह चाहे तारा बलन का हो या नवतारा चक्र पद्धति पर हो, यह बहुत ही आगे जो हम दिखाने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। नवतारा चक्र पद्धति पर हम फलित कैसे करते हैं, तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, पुनः बताते हैं, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से गणना, वहां के जो नक्षत्र स्वामी जो होते हैं वहां से गणना आरंभ, और पहला ग्रह जो होता है मिश्रित फल देता है। याद रहे पहला ग्रह जो हुआ जन्म कुंडली का चंद्रमा का में जहां पर है बैठे हुए उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, इसलिए केवल नक्षत्र नहीं, अगर दूसरा नक्षत्र वहां पर बैठा हुआ है तो उसके स्वामी शुक्र बनते हैं, और दूसरा नक्षत्र 11वां नक्षत्र और 21, 19वां 20वां नक्षत्र 19वां नक्षत्र 18वां 19वां 20वां नक्षत्र, ये सभी के स्वामी शुक्रदेव बनते। तो शुक्रदेव से गणना आरंभ होगी, शुक्रदेव मिश्रित फल देंगे जाता है, और वहां से दूसरा, चौथा, 6ठा, 8वां, 9वां जो ग्रह होंगे वो सुफलदायी। ठीक इसके विपरीत पहला ग्रह तो मिश्रित फल देते ही है, तीसरा, 5वां, 7वां जो ग्रह होता है वे पीड़ादायक होते हैं, खतरनाक होते हैं, बाधा देते हैं, असह्य पीड़ा देते हैं, आदि आदि। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि निधन भी
जातक का इसी नक्षत्र में हुआ करता है। इसलिए हमारा जन्म नक्षत्र के स्वामी शिव के जो ग्रह है उसके नक्षत्र में होता है, और मृत्यु सातवां नक्षत्र है, जो सातवां ग्रह बनते हैं वहां। तो इस तरह से हम ग्रहों को देखते हैं और नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित फल देखते हैं। आप जरूर इसे देखने की कोशिश करें। हर आपके लिए कौन सा व्यक्ति आपके लिए सुफलदायी है, कौन सा व्यक्ति असुफलदायी है, कौन से दशा महादशा आपके लिए सुफलदायी है, आदि आदि आप घर बैठे देख सकते हैं, अपने आप को उस अनुरूप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं आज के नौ तारा बल के अनुसार, आज का चंद्रमा का गोचर के अनुसार कैसा फल होने की संभावना। तो चंद्रमा आज 6:49 तक शर्विष्ठा नक्षत्र में है, उसके बाद वे सत्ता नक्षत्र में है। शर्विष्ठा नक्षत्र में यदि जातक का जन्म भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है 6 में उसके लिए तो फलदायी, और यदि जातक का जन्म तत्तरी में हुआ है तो फिर भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा हुआ है तो उसी जातक के लिए 6:34 से वह समय शुभ है तत्तरी में। यदि हम किसी दूसरे नक्षत्र में देखे जाते जन्मे जातक का, तो यदि किसी जातक का जन्म पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो उसके लिए पहला भाग 6:34 तक मित्र का फल मिल रहा है, और तत्पश्चात अति मित्र का फल मिल रहा है। तो ये रहे आपके नौ तारा चक्र पद्धति पर तो फल में। अब यदि कुछ लोगों का विचार है कि यदि आज का दिन हमारे लिए ठीक नहीं है और हम कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो फिर परिहार क्या है, उपाय क्या है, क्योंकि आज का दिन रोक रहा है उनका इस प्रस्तुति के अनुसार कोई काम करने के। तो फिर हम आपको यह बता दें कि यह कहा गया है कि ऐसे समय में आप काम को टालें, आज शुभ काम नहीं करें। यदि अशुभ स्थिति बनी हुई है आज की तो शुभ कार्य नहीं करें, क्योंकि जो भी हम उपाय बताने जा रहे हैं वह अपुष्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, और कहीं से हमें इसकी सूचना नहीं प्राप्त। हमने भी विभिन्न ग्रंथों से यह संकलित किया है कि कौन से उपाय हो। तो आज का दिन यदि आपका जन्म में स्थान है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान कर उपाय कर सकते हैं, रिस्क नहीं है, फिर भी कर सकते हैं। विपत में है तो गुड़दान कर सकते, गुड़ का दान कर सकते हैं, जैगरी दान जिसको बोलते हैं। प्रत्यरी में है तो नमक का दान कर सकते हैं, सॉल्ट। और जन्म में है तो येलो पंपकिन जिसे बोलते हैं, पत्ते वाली सब्जी, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। और नैधन्य में है तो फिर सावधान, गुड़ प्याज है। उस अगर बहुत बुरी स्थिति से भी मजबूरी हो कि आज करना ही है वह काम, तिल सहित स्वर्ण का दान करें, हो सकता है आपके द्वारा सुन ली जाए, आपके कार्य सफल हो। फिर भी हम आपको पुनः बताते हैं यह उपाय अपुष्ट है, जो भी इसमें परिहार बताए गए हैं उसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, इसलिए इसका त्याग करें तो ही अच्छा है, रिस्क नहीं। तो चलिए हम आपको आज ये जो प्रस्तुति हुई अभी दूसरे भाग की, यह नक्षत्र के अनुसार। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में, जो राशि के अनुसार है, चंद्रमा कौन सी राशि में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा किस राशि में आपके कुंडली। तो आज का चंद्रमा का गोचर नहीं है, इसलिए चंद्रमा चूंकि कुंभ राशि में है इसलिए फल यहीं से गणना आरंभ होगी दोनों भाग। इसे चंद्र बलन कहते हैं और यह जन्म राशि के अनुसार आज का दिन बताता है, और इसे हम हमेशा अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं, लगन राशि के अनुसार नहीं। तो चूंकि आज चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं और कुंभ में ही रहेंगे, इसलिए मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु,
और कुंभ राशि जातक के लिए दिन शुभता के संकेत। शेष ग्रह थोड़ा सावधान रहे ताकि कोई अनिष्टकारी नहीं हो। उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति भी वही हो रही है, इसलिए कोई विशेष इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये बताते चले कि जो भी लोगों का इष्ट देव के प्रति ध्यान का परिणाम आ रहा है, उनसे आग्रह है कि अपने इष्ट देव का ध्यान करें और संयम बनाए रखें। हो सकता है आपका कुछ फल 100% तो नहीं हो, कुछ फल आपको संतोष दे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौथे प्रस्तुति में, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित। चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का मुहूर्त बताता है, शुभ और अशुभ काल बताता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया है, चाहे वो उपाय पूजा पाठ हो या कोई नया कार्य हम करने जा रहे हैं। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहें या किसी कार्यवर्ष कोई मुहूर्त नहीं देख पाए, तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए, इसकी सलाह हम दें, ताकि आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें सिद्धि ज्यादा हो और अशुभता नगण्य हो, बल्कि नहीं हो। तो चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए चौघड़िया पर हमने 2 वीडियो पोस्ट किए हैं। पहला वीडियो हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, आप जरूर देखें, आपके लिए लाभकारी हो। 3 शब्दों के साथ हम ले चलते हैं आपको चौघड़िया ज्योतिष पर संक्षिप्त पर चले। चौघड़िया ज्योतिष में 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, कुछ दिन के 8 चौघड़िया रात के, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही हो। इसलिए उन 7 चौघड़िया के नाम के अनुसार हम 7 चौघड़िया को रखें। 8वां चौघड़िया जो होता है, पहला चौघड़िया जो दिन का होता है, वही 8वां चौघड़िया होता है। इस प्रकार सभी 7 चौघड़िया को सातों साप्ताहिक दिन से संबंधित किया गया और वे 7 दिन 7 ग्रहों से संबंधित है। इसलिए 7 ग्रह के स्वामी, 7 ग्रह जो हुए वे 7 चौघड़िया के स्वामी हैं, या कहें उसे संबद्ध। और हर ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। इसलिए चौघड़िया ज्योतिष के अनुसार हर चौघड़िया को ग्रहों के से तालमेल करते हुए कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगित हुआ करता है। यदि कहें सूर्यदेव जो रविवार का दिन से संबंध है, उद्वेग चौघड़िया इनका नाम है, सरकारी कार्य करने के लिए उपयोगी हो। और इस प्रकार हम 7 चौघड़िया को देख 7 चौघड़िया को देखने के समय यह जरूर हमें देखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो चौघड़िया का उपयोग करने जा रहे हैं जिससे सुख फलदायी के लिए, वह कहीं अनिष्टकारी नहीं हो, कोई अशुभ फलदायी नहीं हो। इसलिए दिन का चौघड़िया जो होता है काल वेला, वार वेला और राहु काल से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। तो यदि यह वैसी स्थिति बन रही है, तो उस समय उस स्थिति को टाल। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष पर संक्षिप्त प्रस्तुत। आज का चौघड़िया, क्योंकि आज का दिन सोमवार है, अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और अमृत से दिन का समाप्ति हो रही है। चर चौघड़िया से रात्रि की आरंभ है और चर चौघड़िया से रात्रि समाप्त। दिन का चौघड़िया राहु काल और कपाल वेला से ग्रसित है, जो कि हम गणना में ले चुके हैं। और राहु काल और कुमार वेला से पहला का है आज का उत्तम चौघड़िया
सबसे उत्तम चौकड़िया जो हुआ है चंद्रमा का चौकड़िया, यह बहुत ही शुभ है। रात्रि के चौकड़िया में लाभ चौकड़िया जो है, जो रात्रि के 10:37 से 11:56 है, वह काल रात्रि से थी। यह हमें सेलेक्ट करना भूल गए, इसके लिए क्षमा प्रार्थना। आपको यह बता दें कि यह जो रात्रि का चौकड़िया है, काल रात्रि से ग्रसित, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं अपने अगली प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति जो है, पांचवी प्रस्तुति और अंतिम प्रस्तुति है। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आपसे आग्रह है जाने के पूर्व कि कृपया चौघड़िया मुहूर्त को जरूर अपनाएं और शुभ फल का मजा लें, आनंद लें। चलिए, पांचवें भाग में आपको ले चलते हैं। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंधित। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि हमारा जन्म एक निश्चित तिथि को होता है और मरणोपरांत भी कोई तिथि हमारे साथ है, यानी जन्म तिथि भी, मृत्यु की तिथि। और जीवन में बहुत सारी तिथियां हमारे पास आती है, शुभ और अशुभ भी, दोनों ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करती है। इसलिए तिथि हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, और वह तिथि अंकों से बनी है। इसलिए अंकों की जीवन में हमारे अहम, यहाँ तक कि हम तब तक जो नाम आदि होते हैं, जो शब्द से भी होते हैं, उसे भी अंकों में परिवर्तित कर हम तालमेल बिठाते हैं कि अंक अंक हमारे जीवन में कैसे भूमिका अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त एंजल नंबर, वह भी महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो आज का, यदि हम कहें अंक इस पूरे प्रस्तुति में जबकि हम चर्चा कर रहे हैं आज के दिन के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा होगा, संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष का। अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक के बीच का काम करते हैं। पांचवा अंक जो होता है मध्यम अंक होता है। शून्य को इग्नोर किया जाता है, शून्य को नहीं गणना में ली जाती है, क्योंकि यह अनिश्चितता को दर्शाता है, अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। अंक ज्योतिष में अंक जो होते हैं हमारे जन्म अंक, वे 2 अंकों के होते हैं। उनका उनका योग जब करते हैं तो पूर्णांक बनता है। यहाँ बताते चले कि अंक ज्योतिष में एकल अंक पर ही काम होते हैं, इसलिए जहां भी एकल अंक से ज्यादा हमें अंक मिलते हैं तो उनके विपरीत हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक पर परिवर्तित करते हैं। जन्म तिथि में एक अंक यदि है तो वही मूलांक बनता है। अगर 2 अंक है तो उस अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं और वह मूलांक बनता है। उसी तरह भाग्यांक जन्म तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर बनाते हैं, वे भाग्यांक कहते हैं। भाग्यांक और मूलांक को हिंदी में क्रमशः कंडक्टर और ड्राइवर कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको अगर समझने का कोशिश करें तो आपको खुद भी पता चलेगा कि 2 अंकों में आपस में इस प्रकार में लक्षण। नामकरण जो होता है वो हमारे कर्मों का फल है। उसके बाद जो भी हमारे होते हैं, हमको जो भी काम करने हैं, किस शहर में रहना है, कौन से मकान लेने हैं, आदि आदि, मोबाइल संख्या कौन होगी, यह सभी हम कर्म के अनुसार प्राप्त करते हैं। और जब कर्म के अनुसार प्राप्त करते हैं तो इसका वो हमें करते समय, इसका उपयोग करते समय, कर्म को के निर्णय करते समय हम अपने मूलांक भाग्यांक को हमेशा याद रखते हैं, और रखना चाहिए, तभी सफल रहेंगे। अंक ज्योतिष में आप ये देखेंगे कि जन्म कुंडली, जब आप नाम के अनुसार जब कुंडली बनाते हैं तो कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पास, और कुछ अंक ऐसे हैं जो आपके पास जरूरत से ज्यादा है, वो अंकों से ज्यादा संख्या में।
तो जब नहीं है उसके भी ऊर्जा आपको नहीं मिलते, और है ज्यादा उसके भी ऊर्जा आपको नहीं मिल पाती। यह सभी हम आकलन करते हैं। नाम जब हमारे पास आता है या कोई शब्द आते हैं तो उसमें प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ एक बात बता दें कि अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक जो होते हैं, इनको इनका एक शासक ग्रह है, जो सभी अंक शासक ग्रह होते हैं 1 से 9। एक के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 का बृहस्पति, 4 का राहु, 5 का बुध, 6 का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। एक को राजा बोला जाता है, 2 को रानी कहा जाता है, तीसरा को गुरु कहा जाता है, चौथा को शरारती तत्व बोला जाता है, 5वां को राजकुमार, 6ठा को मंत्री जो वैभवशाली को देखता है, 7वां को धर्मगुरु, 8वां को कार्यपालक, और ये कहें मजदूर भी, साथ ही साथ न्यायपालिक, 9 को सेनापति। तो ये सभी जो अक्षर से अंक है, इनके स्वामी और इनके जिसका नामकरण जो है अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा है, यह आपको दर्शाएगा। उसके बाद जो हम चर्चा कर रहे थे कि अक्षरों में अंकीय मूल्य जो होते हैं, शब्दों में अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, उसे परिवर्तित करते हैं और नाम निकालते हैं। तो आज का जो अक्षरीय मूल्य है, आप ये देखें कि सभी सूची हमने रखा है, क्योंकि सभी अक्षरों का अंकीय मूल्य हमने लिख रखा है। और जब हम कोई नाम देखते हैं तो देखते हैं किसी व्यक्ति का नाम हम लिया है, तो देखते हैं कि इसका अंक जो बनता है 8 बनता है, और 8 यदि अंक बनता है तो हमें अवॉइड करना चाहिए इसको लेने से, क्योंकि यह देर से होता है, इसलिए इसका नाम परिवर्तित करना चाहिए। साथ ही साथ मूलांक और भाग्यांक से तालमेल करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हमको 1 नंबर लाना है इसमें, तो हमें कोशिश करनी है सी में 2 सी जोड़। यदि 2 सी जोड़ते हैं, सॉरी, आर में 2 आर जोड़ते हैं तो 19 होता है। तो 19 होने से एक अंक बनता है जो कि शुभ फलदायी हो सकता है। लेकिन यह सब कुछ आपके मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर पर होता है। तो आप खुद का गणना करें, विस्तार से हमारे अंग्रेजी वाली प्रस्तुति देखें, उससे आपको लर्निंग कंसेप्ट हो जाएगा। चलिए हम आपको अगले चलते हैं, आज का दिन कैसा है, अंक ज्योतिष के अनुसार दिन की शुद्धता कैसे। तो आज 14 तारीख है, 7वां महीना 2025। मूलांक 5 बनता है, भाग्यांक 3 बनता है, और इन दोनों में यानी 3 और 5 का संबंध जो है वह मित्रता का, इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हुआ करते हैं। पहला 3 अंक वाले व्यक्ति, जातक जो जो व्यक्ति आज ऐसे तिथि को जन्मे हैं जिनका 6, 15, 24 तारीख जन्म होता है, यानी जिनका 6 मूलांक बनता है, उनके लिए दिन अशुभता के संकेत आ रहे हैं, क्योंकि 3 और 6 दोनों ज्ञान के नक्षत्र हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, और ये तीनों ज्ञान के ग्रह हैं, और ये इन्हें आपस में नहीं बनते, क्योंकि 3 शुभकारी होते हैं, ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान के साथ साथ कंपूर्ण है, इसलिए इनका 3 और 7 का मिलन उतना अच्छा नहीं होता, बल्कि अशुभ फलदायी होता है। इसलिए चूंकि शुक्र शादीशुदा जिंदगी को बताते हैं, इसलिए आज का दिन मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं। तो ये रहे हमारी छोटी सी प्रस्तुति। शेष मूलांक वाले, 1 मूलांक वाले का 3 के साथ बहुत अच्छा संबंध, 4 मूलांक वाले 4, 13, 22 इक्कीस जिनका जन्म हुआ है, राहु देव आपके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना। और उसी प्रकार यदि हमारा आपका मूलांक 2 है, यानी चंद्रमा को ये कर रहा है, तो चंद्रमा, जुपिटर चंद्रमा को जरूर देंगे, लेकिन कुछ न कुछ वह ज्ञान देगा।
ऐसा भी हो सकता है कि वो जातक को ग्रिल करके अच्छे सेल्स को कर सके 3 और 5 में, क्योंकि कम्युनिकेशन का साधन है, व्यापार का साधन। किंतु 6 के साथ संबंध आज बिल्कुल नहीं। 3 वाले जातक 6 से आज संबंध बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आपके लिए सुफलदायी है। तो जिनके लिए सुफलदायी नहीं है वो 6 नंबर, जिनके साथ तटस्थ है वो 4 नंबर, शेष ग्रहों के साथ आज शुभ फल मिल रहे हैं, उत्तम अति उत्तम फल मिल रहे हैं। तो चलिए, इस तरह से हमारी जो आज की प्रस्तुति होती है यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमारे नियमित श्रोता हैं, इसके लिए भी आपको सम्मान। और आपसे आग्रह है कि यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ आप सबों से, पहले और पुराने, साथ ही साथ जो अभी तक हमारे सब्सक्रिप्शन मिले उन सभी से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, नोटिफिकेशन बटन को दबाना नहीं भूलें। साथ ही साथ प्रस्तुति को सेवन करने का सुनिश्चित करें, ताकि स्वच्छता बनी रहे और सुख फलदायी हो, क्योंकि जहाँ स्वच्छ रहता है वहीं देवता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके पास पहुंचोगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, और जय सोम।